हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं लिबर्टी सेट पेपर 8 का, जो कि मार्च 2020 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने अभी तक 7 सेट कर चुके हैं और हर एक सेट में आपको लगभग आइडिया लग रहा है कहाँ से टॉपिक कॉमन है, कहाँ से एमसीक्यू बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर बोर्ड में आपके एमसीक्यू में अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको इसी तरीके से इसको करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, क्वेश्चन क्या दिया है, विच इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ अ फॉलोइंग मेटल ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मेटल दिए, सिल्वर, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी एंड क्रोमियम। इन सबका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको गिवन है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पहला, कि अगर आपको रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछे, है ना, कि रिड्यूसिंग पावर का भाई ऑर्डर बताइए इन मेटल का, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपी वैल्यू होता है ना। जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है उसके जस्ट अपोजिट जो ऑर्डर आएगा आपका रिड्यूसिंग पावर होगा, है ना। तो अब आपको ये चेक करना है कि भाई इनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको देखिए मैग्नीशियम है -2.37 है, तो रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर बन के आएगा सबसे ज़्यादा होगा मैग्नीशियम का। उसके बाद ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पे आपको क्रोमियम दिख रहा है, माइनस में ये भी है, क्रोमियम आएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा, मर्क्यूरी आएगा Hg। और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगा किसका, सिल्वर का। ओके, तो यही इसका फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपी वैल्यू। और अगर यही ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान देके जाएंगे। इसका जो आंसर बन के आएगा वो आपका डी आंसर राइट आंसर है। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछ रहा है किसका, एक सिंबल दिया हुआ है यहाँ से। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो निकालना है, यहाँ पर एम लिखा है और यहाँ पर एच ए सी लिखा है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन न होगा, ये एसिटिक एसिड का ही सिंबल है ना। एच से एच आएगा, ए सी मतलब एसिटिक आयन, दैट मीन्स आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसी आयन का निकालना है। अब इसको अगर मैं आयनाइज करूँ तो ये किस में टूटेगा, H प्लस आयन में, और प्लस यहाँ से एसीटेट आयन में CH3COO माइनस में। आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में सॉल्ट जो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बाकी सॉल्ट का दिया है, किस आयन में ये प्रेजेंट है उनको प्लस करो और बाकी सबको माइनस कर दो। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो बी आंसर है उसको अगर आप ध्यान दें, ठीक है, कौन सा इसका आंसर, तो बी बनेगा। बी आंसर राइट आंसर है। अब इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, देखिए पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर ये इक्वल टू क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी किसका, HCl का, है ना, प्लस मोलर कंडक्टिविटी किसका आएगा, जो लिखा हुआ है यहाँ पर NaAC, क्योंकि AC इसमें भी आ रहा है और H आ रहा है, ये दोनों प्लस होंगे और माइनस आप कर दोगे जैसे Na और Cl को, है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी किसका, NaCl माइनस करेंगे। ये पूरा जब ओपन करेंगे Cl यहाँ से कैंसिल आउट होगा, Na यहाँ से कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा H प्लस और एसिड, दैट मीन्स आंसर यही होगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, एसिटिक एसिड की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है फिक्स है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। अगर एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछे तो बिना सॉल्व किए 390.5 आपको कर देना है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा क्वेश्चन, ये थ्योरी में कई बार पूछता है कि लीड स्टोरेज बैटरी का एनोड कैथोड का रिएक्शन। पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर चार्जिंग आपको बोला है कि लीड एनोड बैटरी में, लीड स्टोरेज बैटरी में एनोड और कैथोड के बारे में पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्चार्जिंग जो एनसीईआरटी में रिएक्शन लिया हुआ है कि जब हम लीड स्टोरेज बैटरी को यूज करते हैं तो उसका मतलब यूज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है।
तो डिस्चार्जिंग जो सेल रिएक्शन होगा एनोड कैथोड, ये अब पहले आप ध्यान रखिए। तो एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन, उसके बाद हम आंसर को डिसाइड करेंगे, है ना। अगर मैं एनोड की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, लीड प्लस होता है सल्फेट आयन, और यहाँ से देता है PbSO4 और प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड का रिएक्शन हुआ। कैथोड की अगर बात करें तो PbO2 प्लस यहाँ से होता है सल्फेट आयन, प्लस यहाँ से होता है 4H प्लस आयन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाता है PbSO4 और प्लस यहाँ से 2H2। इसका नेट रिएक्शन आप जोड़ के यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर मैं चार्जिंग रिएक्शन की बात करूँ, ठीक है, चार्जिंग रिएक्शन और डिस्चार्जिंग रिएक्शन दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एनसीईआरटी में डिस्चार्जिंग रिएक्शन दिया हुआ है। अगर मैं चार्जिंग रिएक्शन एनोड की बात करूँ, इसमें क्या होता है, PbSO4, है ना, और प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से बनाता है Pb प्लस सल्फेट आयन। और अगर मैं कैथोड की बात करूँ तो कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पर होगा PbO2 प्लस यहाँ से 2H2O, और यहाँ से देगा PbSO4 प्लस यहाँ से सल्फेट आयन और 4H प्लस और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इसका चार्जिंग रिएक्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको देखिए लिखा है कि PbSO4 ऑन कैथोड, ठीक है, डिस्चार्जिंग मतलब इसमें आपको देखना है, तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है। बी आंसर की बात करें, PbSO4 ऑन एनोड बिल्कुल सही है, और चेंज टू लीड तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर PbSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, लीड में हो रहा है, यही आंसर इसका राइट है। इसका बी आंसर करेक्ट आंसर है। थ्योरेटिकल पॉइंट है तो इसको आप ध्यान करके जाएंगे, यही राइट। बाकी PbSO4 कैथोड है, ये भी गलत है, और यहाँ से ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आंसर। थोड़ा सा ध्यान रखिए, लीड स्टोरेज बैटरी में 38% H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, MCQ में आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन है। तो केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पे क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, और K की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है ना। रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको पूछा है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूँ तो क्या होगा, NH3 का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, N2 प्लस यहाँ से 3 मोल हाइड्रोजन, ये इसका डिकम्पोजिशन का रिएक्शन हुआ। अब ये बोला है कि रेट जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, K, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में क्या होगा, 0। ओके, तो अगर इस रिएक्शन का मैं रेट लिखूं, ठीक है, तो रेट होगा क्या, रेट इक्वल टू, नाइट्रोजन का पूछ रहा था, यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को प्लस में लिखते हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रोडक्शन डिवाइड में dt होगा इक्वल टू, अगर हाइड्रोजन होगा तो कोफिशिएंट 1/3 DH2 डिवाइड में dt। रेट जो होगा, रेट के बराबर क्या होगा, नाइट्रोजन कंपोजिशन, दैट मीन्स जो फाइनल आंसर नाइट्रोजन का प्रोडक्शन आने वाला है वो R के बराबर, R मतलब के बराबर, की जीरो ऑर्डर है, इसका आंसर 2.5 इंटू 10 के पावर कितना, -4 ही होगा, क्योंकि के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इसका जो आंसर बन के आएगा वो सी आंसर राइट होगा। और मान लीजिए इसी में आपको हाइड्रोजन का प्रोडक्शन पूछ लेता, हाइड्रोजन का, तो 1/3 इक्वल टू के होगा, और इसमें क्या करोगे, के में 3 का मल्टी, क्योंकि ये कॉफिशिएंट आपका काउंट नहीं होता है, तो 3 इंटू 2.5 इंटू 10 के पावर 5, मतलब 7.5 इंटू 10 के पावर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर फिलहाल नाइट्रोजन का पूछा है, तो सी आंसर राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ग्राफिकल क्वेश्चन हर साल फिक्स ही है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या अरेनियस इक्वेशन से आपका एक ग्राफ तो आता ही है। यहाँ पर दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ ln के 1/t, 1/t टेम्परेचर है, दैट मीन्स ये अरेनियस साहब का ग्राफ है। ठीक है, तो अरेनियस जो इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, तो हम पूरा कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर कर दे रहे हैं।
तो अरेनियस इक्वेशन में आपने पे क्या पढ़ा है, ए इक्वल टू होता है ए इंटू ई के पावर में ई ए बाई यहाँ से आर टी होता है। इसका अगर मैं नेचुरल लॉग लूँ, एल एन के इक्वल टू होगा एल एन ए माइनस ई ए बाई आर और यहाँ से 1/t। ठीक है, इसी से यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करा दूँ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो वाई एक्सिस में तो आपका एल एन के होगा और माइनस ई ए बाई आर इसका स्लोप होगा। स्लोप एम से डिनोट करते हैं, 1/t इसका एक्स एक्सिस होगा और एल एन ए जो है वो आपका इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ नॉर्मली यहाँ पर एल एन के और 1/t के बीच है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा इस तरह का। इसका जो स्लोप है माइनस ई ए बाई आर होगा। ठीक है, तो 5 का जो आंसर बन के आएगा वो सी आंसर राइट आंसर है। क्लियर है। अगर मान लीजिए यही मान लीजिए इसमें वेरिएशन करूं, लॉग के वर्सेज 1/t पूछा होता, इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो अगर लॉग आ जाए तो ये जो इक्वेशन है इसमें बस क्या चेंजेज आएंगे, यहाँ से लॉग के इक्वल टू हो जाएगा क्या, लॉग ए माइनस ई ए और डिवाइड में 2.303 आर और यहाँ पे 1/t, ये इसका बन जाएगा। ये आपका क्या होगा, वाई एक्सिस, ये इंटरसेप्ट होगा, माइनस ई ए अपॉन में 2.303 इसका स्लोप होगा। ठीक है, एम और 1/t इसका एक्स एक्सिस होगा। इसका ग्राफ सेम टू सेम यही बनने वाला है, बट यहाँ पर जो स्लोप होगा वो माइनस ई ए बाई 2.303 आर होगा और यहाँ पे लॉग के लिखा होगा, यहाँ 1/t फिक्स ही है। ठीक है, तो अब इसी से क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ओके, तो एल एन आएगा तो वहाँ पर 2.303 नहीं आने वाला, लॉग आएगा तो 2.303 फिक्स है, आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कैटलिस्ट के रिगार्डिंग है। रोल ऑफ कैटलिस्ट टू चेंज, कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट डालता है, बिल्कुल नहीं इफेक्ट डालता। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता, गिव्स एनर्जी पे भी कोई रिएक्शन, बट एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज कर देता है। तो मतलब इस पे इफेक्ट हमें पूछा है, यहाँ से डी आंसर होगा। और अगर आपसे पूछता कि एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या होता है, घटेगा या बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये डिक्रीज कर देता है, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। इसका ग्राफ भी आपने देखा होगा, इस तरह से है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विदाउट कैटलिस्ट है, और अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे ये जो हाइट है इसी को ये कम कर देता है, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 का। तो 7 क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है ना। इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका राइट है। 0, नेगेटिव, होल नंबर या फिर फ्रैक्शन, कुछ भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। 8 जो क्वेश्चन है क्या दिया, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप करेक्ट इनकरेक्ट में थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनकरेक्ट पूछा है, दैट मीन्स इसमें 3 जो होंगे वो करेक्ट वाले होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जो दिया है, इफ द इट कंसीडर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और एटम टू बी हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। दूसरा बी जो दिया है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बी आंसर भी सही है। सी में यह दिया है, द कोलिजन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल प्रोसेस सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट इन टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, तो डी को भी पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका सी वाला है ना। सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होना चाहिए, प्लस प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए, ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तो भी वहाँ पे फ्रूटफुल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो गलत स्टेटमेंट सी है और यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग शो मेरिडिनल आइसोमरिज्म। तो आपने ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा होगा, तो मेरिडिनल जो आइसोमर बनाते हैं वो किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसमें X3L3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो यहाँ पर फेसियल एंड मेरिडिनल दो तरह के आइसोमर फॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। फेसियल को फेक बोलते हैं, मेरिडिनल को शॉर्ट में मर बोलते हैं। ओके, अगर आप सीधा सा आंसर देखो तो डी आंसर आपको दिख ही रहा है, यही इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, यही आंसर इसका राइट है। अगर मैं इसके सिमेट्री ड्रॉ करके बोलूँ, इसका क्या आएगा, हो सकता है इस बार थ्योरी में 2 नंबर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाए, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है ना। मान लीजिए इसका अगर मैं फेसियल एंड मेरिडिनल स्ट्रक्चर बनाऊं, तो पहली बात तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो यहाँ से ऐसा ही होगा। जो NH3 3 है उनको एक साइड रख दीजिए यहाँ पर, और बाकी जो 3 क्लोरीन है उनको आप एक साइड रख दीजिए यहाँ पर। ये जो बना इसको बोलते हैं फेसियल आइसोमर, एक आइसोमर। अब अगर आपको मेरिडिनल बनाना है, तो मेरिडिनल में क्या करना है, NH3 जो है, ठीक है, NH3 को यहाँ रखिए और यहाँ पे रखिए, और एक NH3 को आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, और बाकी जो 3 जगह बचा वहाँ पर आपको पता ही है क्लोरीन रख देंगे। ये जो बनेगा इसको बोलते हैं मेरिडिनल आइसोमर, इसको शॉर्ट में मर आइसोमर भी बोलते हैं, नाम भी अजीब है। ये इसका स्ट्रक्चर हो सकता है इस बार बोर्ड में आपको ड्रॉ करने के लिए 2 नंबर में आ जाए, तो रेडी रहना है आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, विच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, वीक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि इस जिसमें आयंस ज़्यादा होगी तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो जितने ज़्यादा आयन होंगे तो उसमें आयन का मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, तो उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। फर्क बस इतना, इसमें कॉम्प्लेक्स दिया है, तो कॉम्प्लेक्स को आपको ब्रेक करने आना चाहिए। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो 2A+, और यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं टूटेगा, वो इसी तरह से इसमें -2। इसमें जो आयन आ रहे हैं किसमें आ रहे हैं, टोटल 3 आ रहे हैं, 2K के और एक इसका आएगा, टोटल 3 आयन ए में बन रहे हैं। मैं इसको अगर आयनाइज करूँ तो इसमें कोई काउंटर आयन है ही नहीं, तो इसमें जो भी है यही एक है। बाकी इसको अगर मैं आयनाइज करूँ तो 4K+ मिलेगा, और ये जो FeCN6 है और इसके ऊपर -4 चार्ज। इसमें अगर मैं आयन की बात करूँ कितने में टूटेगा, 5 में टूट रहा है। और लास्ट को अगर मैं ब्रेक करूँ, ये कैसे होगा, Cu और यहाँ से NH4, कितना है 4, ये है सॉरी NH3 है, और इस पे -2 आएगा, सॉरी +2 आएगा, और यहाँ से SO4। इसमें जो आयन है टोटल कितने आएंगे, 3 आयन आएंगे, है ना। तो इसमें जो लोवेस्ट आ रहा है बी आंसर इसका राइट है, इसमें आयन नहीं है, तो ये सबसे लोवेस्ट पूछा ये होगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हाईएस्ट पूछा होता, फिर आंसर आपका सी हो जाता। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, क्या दिया है, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन। देखिए यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, 3 क्लोरीन काउंटर आयन है और अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, वायलेट कलर का, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया है, एक क्लोरीन को अंदर ले जा रहा और एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर, यही बनाया स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से। और ऐसा किस में होता है, वो होता है सॉल्वेट आइसोमरिज्म में, या फिर इसको हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। बिना कोई कंफ्यूजन का इसका जो आंसर बन के आएगा बी आंसर होगा। इसका कलर ध्यान रखिए, वायलेट एंड ग्रेस ग्रीन कलर होता है। लिंकेज में एम्बिडेंट लिगेंड होता है, आयनाइजेशन में काउंटर आयन लिगेंड से एक्सचेंज करते हैं, बट वो वाटर नहीं होगा। और कोऑर्डिनेशन में लिगेंड सेंट्रल एटम से एक्सचेंज करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम लोग। क्या दिया, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग आयरन एंड HCl, क्या देगा, बताइए। अमाइन का प्रिपरेशन है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड की मैं बात करूं, एरोमेटिक मतलब बेंजीन होगा और यहाँ से
NO2। और इसका पहला ही मेथड आपका अमाइंस का है ना। इसमें अगर आपने आयरन और प्लस HCl लिया, आयरन के प्लेस पे टिन भी आप ले सकते हो SN, और इसका रिडक्शन कराएंगे सीधा सा यहाँ से प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन फॉर्म करेगा, है ना। यहाँ पर इसका रिडक्शन है, तो क्या आंसर होगा? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, दैट मीन्स इसका आंसर जो बनेगा वो सी आंसर राइट आंसर है। 13 जो क्वेश्चन है क्लेमेंसन रिडक्शन, नेम रिएक्शन, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन की बात की करूँ तो क्लेमेंसन रिडक्शन, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं किसमें, हाइड्रोकार्बन में, है ना। यही है, बस रिएजेंट इसमें आपसे पूछा है, मैं पूरी रिएक्शन बता दे रहा हूँ। इसमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और इसको क्या करते हैं, जिंक अमलगम, मतलब जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं। ये जो CO आपको दिख रहा है, इसके प्लेस पे आ जाएगा CH2, दैट मीन्स ये उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। यही इसका रिएक्शन है। ओके, तो इसका जो आंसर बन के आएगा वो आंसर कौन सा होगा? ए आंसर इसका राइट है, जिंक अमलगम एंड HCl। ओके, एक उल्फ किस्नर भी होता है, उसको भी ध्यान रखिए, उससे भी यही बनाते हैं, बट उसमें हाइड्राजीन फिर इथाइलिन ग्लाइकोल KOH होता है, फिर वहां से प्रोडक्ट फॉर्म करता है। 14 क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कलाइन। सिंपल सी बात है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपको ये देखना है कि इसमें सेकेंडरी अल्कोहल कौन है, ये प्राइमरी अल्कोहल है ब्यूटेन 2 ऑल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यही तो आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ 14 क्वेश्चन में, तो क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑन, दैट मीन्स ये 4 कार्बन का कीटोन होगा और दूसरे कार्बन पे CO ग्रुप होगा। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे KMnO4 के प्लेस पे, आपको करना क्या है, जहाँ पर कीटोन ग्रुप दिख रहा है वहीं पर बस अल्कोहल आ जाएगा, OH ग्रुप अटैच्ड हो जाए उसी कार्बन से, टेट्रावेलेंसी के लिए HB ये आपका ब्यूटेनॉल है। आंसर कौन सा बन जाएगा? बी आंसर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें हो क्या रहा है, जो डबल बॉन्ड है वो सेम है, कोई चेंजेस नहीं, वो तो सेम है, बस यहाँ पर जो कीटोन है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर आपने आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा होगा, ये यही काम करने वाला है। आइडोफॉर्म इसके प्लेस पे ऐसे भी लिख सकता है, NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ। आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ये कई बार हर साल सेट में पूछ ही रहा है। आइडोफॉर्म का कंडीशन क्या है, जो भी कंपाउंड हो उसमें मिथाइल कीटोन होना चाहिए, एक तो ये चीज, या फिर आइसो प्रोपाइल या फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होना चाहिए। ये अगर चीजें हैं तो वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मैं इस रिएक्शन को रिविजन करके दिखाऊं, CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2 और यहाँ से CO CH3, और इसको अगर मैं NaOH और आयोडीन से रिएक्शन कराऊं, तो पहले तो ये आइडोफॉर्म देगा, कैसे पहचानेंगे, देखिए मिथाइल कीटोन यहाँ पे दिख रहा है, आइडोफॉर्म देगा। आपको करना क्या है, ये जो मिथाइल है इसको गायब करिए और यहाँ पर ONA लगा दीजिए, बाकी जो ग्रुप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। यहाँ से COONA और प्लस यहाँ से CHI3, और इसी का कलर कैसा होता है, LOPPT फॉर्म करता है। अब एसिडिक मीडियम होगा तो यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, है ना, सॉल्ट से, तो आपका सी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, इसमें क्या दिया आपको, व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन एडेड टू SN+2, देन SN+2 चेंज इनटू किसमें, ऑक्सीडेशन होगा। इसका जो आंसर बन के आएगा वो तो आंसर फिक्स है, सी आंसर होगा। तो थोड़ा सा मैं और भी बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इस बार यही आ जाए। एसिडिफाइड K2Cr2O7 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट होता है, पहली बात। और दूसरा ये किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो Sn+2 को ऑक्सीडाइज करता है Sn+4 में, तो यही आंसर पूछा था। इसके अलावा और भी आप जानिए, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करता है। इसके अलावा आयोडाइड को आयोडीन में करता है। इसके अलावा H2S को सल्फर में करता है। इसके अलावा ऑक्जेलेट को CO2 में कन्वर्ट करता है। तो हो सकता है यहाँ से इस बार कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो फ्री वाले मार्क्स हैं, इसको भी आप करके जाएंगे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम लोग। 17 क्वेश्चन क्या दिया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईवैलेंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ये भी फिक्स वाला क्वेश्चन है। आपको एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का दिया हुआ है वो है 25। अगर मैं 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, 3D सीरीज का ही है, मैंगनीज है, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने आना चाहिए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब डाई वैलेंट बोल रहा है, इसका मतलब इस पे +2 चार्ज होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन जो जाएगा ऐसे ही जाएगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। और 5 का मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है 5.9 आता है या 5.8। इसका जो आंसर बन रहा है वो तो आंसर कौन सा है बताइए आप लोग, बी आंसर इसका राइट है। तो थोड़ा सा हम और इस पे डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है √n और n+2 होता है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने आ रहा है, अगर n की वैल्यू मान लीजिए किसी का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जिसका 1 है तो 1.73, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.8 या 4.9 राउंड ऑफ करेंगे, इसका 5.8 या 5.9 आंसर दिया होगा। तो ये बोर मैग्नेटॉन इनकी यूनिट होती है। ओके, ये भी आप ट्रिक करके जाइए, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा, एमसीक्यू में फॉर्मूला लगाओगे, यही ट्रिक आपको काम आने वाला है, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया, विच ऑफ फॉलोइंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एनसीईआरटी में आपने डीएनए ब्लॉक देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कौन इसमें एम्फोटेरिक है कौन सा नहीं है, ये तो याद ही करना है। इसमें जो ई है, वेनेडियम पेंटोक्साइड और क्रोमियम का जो ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक, इनके पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, इसी को एम्फोटेरिक बिहेवियर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 का। 19 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये याद होगा तो ये आप कर सकते हो। तो इसका आंसर गैडोलीनियम है। ओके, गैडोलीनियम का अगर मैं GD सिंबल है, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो इसमें क्या होता है, जेनॉन, और उसके बाद यहाँ पर आता है 4f में 7 इलेक्ट्रॉन, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन और 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन। यही पूछ रहा है कि भाई डी में 1 इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो गैडोलीनियम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो आपको मैंने ये भी कई बार रिपीट हो चुका है 20 क्वेश्चन, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे। इसमें चिलेटिंग लिगेंड्स जिसमें होते हैं, इसमें चिलेशन फॉर्म होता है ना। तो चिलेटिंग लिगेंड्स ही बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही कोऑर्डिनेशन में आप लास्ट में करें 3-4 एमसीक्यू है वहीं से है। तो चिलेटिंग लिगेंड्स कौन होता है, पॉलीडेंटेड जितने लिगेंड्स होते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म करते हैं, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं सेंट्रल एटम से। तो इसमें कौन, डाईडेंटेड, पॉलीडेंटेड, हेक्साडेंटेड सब आएगी। तो डाईडेंटेड के एग्जाम्पल भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो डाईडेंटेड जितने भी क्वेश्चन दिए वो डाईडेंटेड का ही दिया हुआ है। तो डाईडेंटेड में कौन कौन आता है, एक तो ईन होता है, ईथेन 1,2 डाइमाइन, इसके अलावा C2O4 ऑक्सिलेटो होता है ना, ऑक्सिलेट आयन।
और इसके अलावा सल्फेट होता है, इसके अलावा कार्बोनेट होता है। यही पूरे एनसीईआरटी में डाइडेंटेड लिगेंड है। अब देखिए किस में है, इसका आंसर कौन सा बनेगा, ए आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, 21 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टेट्रा अमाइन, ठीक है, एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट। ऐसे कभी आप कैसे करेंगे, तो पहले सेंट्रल एटम को आप देखें, कोबाल्ट दिया हुआ है, कोबाल्ट आपने लिख दिया, उसके बाद टेट्रा अमाइन मतलब NH3 कितना होगा, 4 होगा। इसके अलावा लिखा हुआ है एक्वा, एक्वा किसको बोलते हैं, वाटर को, ये भी होगा। इसके अलावा क्लोराइडो लिखा हुआ, क्लोराइडो मतलब क्लोरीन होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेंट्रल एटम के बाद जो लिखा होता है क्लोराइड जैसे लिखा, तो ये काउंटर आयन की तरह एक्ट होगा। अब आपको ये देखना है, इसका अगर मैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकालूं, तो वाटर NH3 न्यूट्रल होता है, तो अभी फिलहाल कितना दिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दिख रहा है। ये 2 क्लोरीन है, तो 2 माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, है ना। हमें यहाँ पर 3 चाहिए, दैट मीन्स ये जो लिगेंड्स है इसमें कोई एक्सचेंज आप नहीं कर सकते। दैट मीन्स यही आप 2 लोगे तभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3 आएगा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, 8 का जो आंसर बन के आएगा वो सी आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। सॉरी, बी आंसर इसका राइट आंसर है, बी राइट होगा। 20 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। फिलहाल SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड एलिफैटिक की बात है, तो उसमें सबसे ज़्यादा टर्सरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये हम बात कर रहे हैं किसका, एलिफैटिक, ठीक है, एलो एल्केन का, इसमें ऑर्डर है। बट अगर बेंजीन आ जाएगा तो रेजोनेंस के कारण उसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा हो जाती है ना। आपको अब इसमें क्या देखना है कि कहाँ पर बेंजीन ज़्यादा अटैच्ड है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको देखना पड़ेगा, पहले का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो पहले में देखिए बेंजीन है, C6H5 का मतलब बेंजीन ही हुआ, फिर यहाँ पर CH है, और इसी से एक बेंजीन और जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ से ब्रोमीन है। यहाँ पर 2 बेंजीन, एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। फिलहाल ये तो आपका कौन सा है, 2 डिग्री है। ये हुआ ए ऑप्शन। बी ऑप्शन की अगर बात करूँ मैं, तो बी ऑप्शन में आपका एक बेंजीन है, C6H5 बेंजीन होता है, इसके अलावा CH2 और Br, तो ये तो आपका प्राइमरी, ये तो कम ही होने वाला है। सी ऑप्शन की अगर बात करूँ, तो सी ऑप्शन में बेंजीन है C6H5, दैट मीन्स क्या हुआ, बेंजीन हुआ, फिर यहाँ पे कार्बन है, इसी से एक मिथाइल है, और इसी से एक और यहाँ पर फिनाइल मतलब बेंजीन है, फिर यहाँ पर ब्रोमीन है, और लास्ट जो है, तो ये मैं पूछूं कौन सा है, तो ये देखो टर्सरी है ना। और लास्ट अगर डी ऑप्शन की मैं बात करूं, इसमें बेंजीन है ना, फिर CH है, और फिर इसी से CH3 और फिर इसी से ब्रोमीन है। ये कौन सा है, 2 डिग्री है, तो इसमें कोई बात ही नहीं, सीधा सा टर्सरी वाला जो है एरोमेटिक वाला, यही इसका आंसर होगा। तो 22 का जो आंसर बन के आएगा वो बताइए कौन सा होगा, सी आंसर इसका राइट होगा। ओके, बात करते हैं 23 क्वेश्चन का, विच आर फॉलोइंग हैव हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इसमें डाइपोल मोमेंट किसका होगा, देखिए CCl4, अगर मैं सभी इन चारों का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो CCl4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसका जो आएगा क्लोरीन 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 और क्लोरीन, है ना, ये हुआ ए। आप ही डिसाइड करिएगा कि इसमें कौन होगा। दूसरा अगर यहाँ पर बी ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म है, तीनों क्लोरीन है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हाइड्रोजन, बाकी यहाँ पर 3 क्लोरीन होगा, ये है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, इसमें CH2Cl2 है, सबका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगा, क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ये हुआ सी आंसर, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर CH3 है, टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री होगा, तो यहाँ से देखिए अगर इसका बनाएंगे तो हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे क्लोरीन, ये ऑप्शन है डी। अब डाइपोल मोमेंट ड्रॉ कैसे करते हैं वो सबसे मेन चीज़ है।
तो डाइपोलमेंट में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम में जिसकी ज़्यादा होगा तो डाइपोलमेंट का डायरेक्शन उधर होगा, तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसका रिजल्टेंट देंगे तो इसका ऊपर है, इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे, मतलब इसका जो डाइपोलमेंट आ रहा है 0, ये तो सबसे कम होने वाला है, लड़ाई इन तीनों में है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात हो तो यहाँ पर क्लोरीन का डाइपोलमेंट इधर, यहाँ पर भी इधर, और हाइड्रोजन का इधर, ये एक दूसरे को पार्सली कैंसिल, और ये भी लेस होने वाला है और ये तो बिल्कुल लेस है। इनमें अब आपको देखना है कि सी एंड बी एंड डी में लड़ाई है, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर कार्बन ज़्यादा है, इसमें भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है डाइपोलमेंट, बट यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है। यहाँ पर जो आंसर बन के आएगा 23 का, वो डी आंसर राइट है। इसमें डाइपोलमेंट रिजल्टेंट जो बन के आएगा वो ज़्यादा होगा, डी आंसर राइट होगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें ऑर्डर लिखूँ, ठीक है, ऑर्डर लिखूँ इन चारों में, सबसे ज़्यादा है CH3Cl का, उसके बाद आएगा यहाँ पर CH, कैंसिल आउट होगा, पार्सली आउट होगा, तो यहाँ पर उसके बाद आएगा CH2Cl2 का, फिर आएगा क्लोरोफॉर्म का, और सबसे कम होगा CCl4 का। ये आंसर इसका राइट डी आंसर होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्या दिया, पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन कंपाउंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये किस टाइप का क्लासिफिकेशन है, CH3 है, CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन एक है, फिर ब्रोमीन है, तो दैट मीन्स ये अलाइलिक हैलाइड होगा, है ना। तो अलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि देखिए, कार्बन है, कार्बन, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड है, फिर CH दिया, फिर कार्बन है, फिर यहाँ से इससे ब्रोमीन है, और फिर यहाँ पर CH3 है। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 है, एडजेसेंट कार्बन sp2 है। तो ऐसा अलाइलिक में होता है। विनाइलिक में होता क्या है, हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड से अटैच्ड है। अराइल में बेंजीन रिंग से ही हेलोजन, और बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजीन फिर कार्बन फिर हेलोजन होता है, हेलोजन sp3 से फिर बेंजीन, तो बेंजाइलिक होता है। जैसे आंसर क्या बनेगा, डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। 25 में इसका IUPAC ने मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पर एंटी मार्कोनिको रूल लगाना है। ये क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट जो होगा वो ज़्यादा हाइड्रोजन कार्बन जुड़ेगा, और ये वाला कम वाले के पास सिंपल सा ब्रोमो ब्यूटेन फॉर्म करेगा। तो 25 का जो आंसर बन के आएगा वो ए आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। अगर पैरोक्साइड नहीं दिया होता तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन होता, क्योंकि मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता वहाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, पॉसिबल आइसोमर ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो 7 कार्बन है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिया वो क्रेसॉल का दिया हुआ है, OH और CH3, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर होने वाले हैं। एक तो बनेगा यहाँ से मेटाक्रेसॉल, है ना, दूसरा सॉरी ये अर्थोक्रेसॉल है, उसके बाद जो बनेगा मेटाक्रेसॉल, मतलब इनका 1-3 पोजीशन होगा, इसको बोलते हैं मेटाक्रेसॉल। और एक जो बनने वाला है दैट इज पैराक्रेसॉल, है ना। यही 3 आइसोमर इसके पॉसिबल है। IUPAC नेम क्या होगा, मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 मिथाइल फिनॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 27, फिनॉल को अगर हीट करेंगे 270, तो यहाँ पर X जो है, और यहाँ से बोल दिया कि भाई पैरा ब्रोमो फिनॉल आपको मिल रहा है, तो रिएजेंट आपको बताना है कौन सा होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा रिएक्शन अल्कोहल में, Br2 और CH2 के प्रेजेंस में कराते हैं, यहाँ से पैरा ब्रोमो फिनॉल बना देगा, यहाँ से OH और यहाँ से ब्रोमीन। ये मेजर प्रोडक्ट होता, मेजर ही आपसे पूछ रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा अगर कोई आइसोमर है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच होता है। यही 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। तो पेंटेनॉल 5 कार्बन है, बाकी में ब्यूटेन प्रोपेन है, नो डाउट यहाँ पर आपका पेंटेनॉल ही हाईएस्ट आंसर होगा। अगर इन सभी में मैं ऑर्डर लिखूँ बॉइलिंग पॉइंट का चारों में, तो सबसे ज़्यादा होगा ए, उसके बाद ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2 ऑल, ये आइसोमर है तो बी आएगा,
उसके बाद सी होगा, उसके बाद डी होगा। ये इनका बॉइलिंग पॉइंट का चारों ऑप्शन का ऑर्डर है। फिलहाल हाईएस्ट पूछा है तो पेंटेनॉल और लोवेस्ट पूछा तो प्रोपेनॉल, है ना। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग एसिड इज वीक। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, ये 11th का इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा, कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा वो उल्टा रिलेशन होता है, मतलब वो वीक होगा। तो आपसे पूछा कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच ऑफ एसिड इज वीक, तो आपको ये देखना कि इन चारों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। देखिए आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन दिया है, तो फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाकी सबसे ज़्यादा होता है, तो यही आंसर होगा। स्ट्रॉन्ग गेट इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा वीक होगा, है ना, बी आंसर। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर लिखूँ जो आपने एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा CF3 होता है, उसके बाद CCl3 होता है, उसके बाद NO2 होता है, उसके बाद CN होता है, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सबसे कम होता है फिनाइल का। ये ऑर्डर है ना। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है डिस्टेंस से उल्टा रिलेशन होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन का। सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड है फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव बेंजो सोडियम बेंजोएट यूज होता है, बेंजोइक एसिड का होता है। थ्योरेटिकल पॉइंट है MCQ का। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग जो टेस्ट होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट देता है, और हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं। इसमें प्राइमरी अमाइन सोल्यूबल होता है, अल्कली में सेकेंडरी अमाइन इनसोल्यूबल होता है। आपको ये देखना है कौन नहीं देगा, दैट मीन्स टर्सरी अमाइन कौन सा है। तो ट्राई मिथाइल अमाइन CH3, ये ट्राई मिथाइल हो गया, और यहाँ से अमाइन, ये टर्सरी अमाइन है, ये नहीं देगा। बाकी ये जो है सेकेंडरी अमाइन है, टर्ट ब्यूटाइल ये प्राइमरी है, 1 मिथाइल जो है ये सेकेंडरी है। तो सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, कंपाउंड गिव हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आपको सीधा सा कई बार हाफ मैन इथेनामाइड आपका देता है। हाफ मैन में हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, अमाइड कंपाउंड को Br2 और 4 मोल Na से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ से RNH2 2 मोल NaBr और Na2CO3 फॉर्म करता है, एक कार्बन कम का अमाइन फॉर्म होगा, है ना। 33, आपको क्या दिया है, डायजोनियम सॉल्ट क्यूब कॉपर पाउडर दिया हुआ है ना, ये आपका गेटरमैन रिएक्शन है। अगर यहीं पर क्यूप्रस क्लोराइड दिया होता तो वो सैंडमेयर रिएक्शन हो जाता। सैंडमेयर रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, Cu2Cl2 HCl ले सकते हो, या फिर Cu2 Br2 HBr ले सकते हैं, या फिर CuCl प्लस KCl लेते हो, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन फॉर्म होता है। कार्बाइल अमाइन जो रिएक्शन होता है वो प्राइमरी अमाइन देता है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं, 3 मोल KOH होता है, तो यहाँ से आइसोसाइनाइड कंपाउंड फॉर्म करता है, और प्लस यहाँ से 3 मोल KCl और 3 मोल H2O। इसका स्मेल फॉल स्मेलिंग होता है, ये प्राइमरी अमाइन के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑरेंज डाई। कपलिंग रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ऑरेंज डाई आपका ये वाला होता है ना, ऑरेंज डाई, और इसमें ये जो होता है ये येलो डाई होता है, और ये ऑरेंज डाई। कपलिंग रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। 35 क्वेश्चन, विटामिन कैन नॉट स्टोर इन बॉडी। विटामिन C जो होता है ना, विटामिन B एंड C ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसमें एक्सेप्ट B12 को छोड़ करके बाकी B1, B2, B6 बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, और C भी नहीं होता है। तो बाकी फैट सोल्यूबल विटामिन कौन होते हैं, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, है ना, फैट स्टोरिंग होते हैं। कीड़ा इसको सिंबल ट्रिक से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो 36 क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA।
बताइए कितनी बार पूछ रहा है डीएनए आरएनए से। तो AGCT ये आपका डीएनए में होता है। आरएनए में क्या होता है? AGCU होता है। इसमें अलग क्या है, जो फोर्थ बेस है वही अलग है। इसमें थायमाइन होता है, इसमें यूरेसिल, मतलब यूरेसिल जो होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। आंसर क्या बन के आएगा इसका? इसका जो आंसर होगा सी आंसर राइट होगा। इसमें ध्यान रखिए जो ग्वानाइन होता है वो बाईसाइक्लिक होता है और इसको प्यूरिन बेस भी बोलते हैं, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान करके जाएंगे। सी एंड डी के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ए एंड टी के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान करेंगे। नेक्स्ट है 37, विच आर फॉलोइंग पेयर प्रोटीन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। बताइए ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? स्फेरिकल कॉइल से स्ट्रक्चर होता है, इसमें इंसुलिन और एल्बुमिन यही इसके ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है, मतलब QNS, दैट मीन्स का आंसर डी होगा। बाकी मायोसिन एंड केराटीन, तो केराटीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? केराटीन जो होता है हेयर में प्रेजेंट होता है, ऊल में प्रेजेंट होता है या फिर सिल्क में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा मायोसिन जो होता है वो मसल्स में प्रेजेंट होता है और ये फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ये भी आप ध्यान करके जाएंगे यहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है? थायरोक्सिन इज आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग अमाइन। ठीक है, तो ये जो होता है टायरोसिन का डेरिवेटिव अमाइन है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा। टायरोसिन हार्मोन से रिलेटेड है। 39 क्वेश्चन, मिथाइल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। मिथाइल अमाइन क्या होता है? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है। तो मिथाइल अमाइन को जब नाइट्रस एसिड HNO2 और HCl के साथ इसको हीट करेंगे, यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है और ये अनस्टेबल होता है। एलिफेटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, वाटर एसिडिक मीडियम में मिल के ये अल्कोहल फॉर्म कर लेते हैं उतने ही कार्बन का। दैट मीन्स इसका आंसर जो बनेगा सी आंसर मिथेनॉल होगा। ओके, 40 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग पॉलीमर स्टोर इन लीवर एनिमल। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एनिमल स्टार्च मसल्स, ब्रेन और यहाँ पर ये स्टोर होता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के हैं और सिल्यूज, ये बाकी सब ये चारों के चारों किसके एग्जाम्पल है? पॉलीसेक्राइड। 41 क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ना, ये आप बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट में चल रहे हैं। 42 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग सब्सटेंस रिड्यूस इन ड्राई सेल। तो कौन सा रिड्यूस होगा ड्राई सेल में? तो ड्राई सेल में अगर हम बात करें, में जो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, जिंक जो है Zn+2 में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कहानी क्या होता है? कैथोड पे MnO2 अमोनियम आयन होता है और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट होता है MnO और OH ट्वाइस में और प्लस यहाँ से NH3, है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Mn इसमें MnO2 +4, यहाँ पे +3, इट मीन्स यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, तो आंसर कौन सा बन के आएगा आपका? सी आंसर इसका राइट होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। अच्छा क्वेश्चन है 43, जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोडाइटिक सेल फिल्ड इन मोल्टेन कॉपर नाइट्रेट एंड एल्युमिनियम नाइट्रेट रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज में करंट सेम होगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड 2.7 ग्राम एल्युमिनियम डिपोजिट और इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर। देखिए यहाँ पर पहले तो आपको फेराड निकालना होगा। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्युमिनियम सॉलिड में डिपॉजिट होगा। पहले हम इसका रिएक्शन का यूज करके फेराड निकालेंगे, तो एल्युमिनियम के एटॉमिक मास 27 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए 3 फेराड चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराड। इसलिए 2.7 ग्राम डिपॉजिट के लिए कितना चाहिए? 3 डिवाइड बाई 27 इंटू 2.7, तो 0.3 फेराड यहाँ पर करंट चाहिए। अब आपको कॉपर का पूछा है, तो कॉपर का जो कैथोड का रिएक्शन होगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu सॉलिड में डिपॉजिट होगा,
अब यहाँ पर हमें वेट पूछा है, तो क्योंकि 2 फैराड से कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 ग्राम होता है, इसलिए 0.3 फैराड से कितना मिलेगा, तो 63.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.3। इसका आंसर जो बन के आएगा कौन सा होगा, आपका जो आंसर आएगा 9.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पॉइंट इतना ग्राम आएगा। इसका आंसर जो बन के आएगा बी आंसर। ठीक है, 44 विच आर फॉलोइंग इज सम सेम, यहाँ सेम होना चाहिए। वेंट ऑफ फैक्टर लाइक, इसको अगर आयनाइज करो, यहाँ से 2 एल्युमिनियम आयन और प्लस 3 यहाँ से सल्फेट, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रहा है, तो किस में 5 होगा यही आपको बताना है। ये जो बी आंसर इसका राइट आंसर है। इसको आयनाइज करो तो कैसे टूटेगा, K+4 होंगे और जो FeCN6 होगा उस पर -4। ओवरऑल इसमें आई की वैल्यू कितना आया 5, यही आइसोटोनिक होगा। ओके, बाकी इसमें कितना आएगा 3, इसमें कितना आएगा 4 और इसमें कितना आएगा 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 विच आर फॉलोइंग है मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू ICRT होता है ना। तो यहाँ पर RT तो कॉमन है, आपको कंसंट्रेशन भी यहाँ पर फिक्स है, मतलब आई की वैल्यू आपको देखना है। इसमें आयनाइज करेंगे तो आई की वैल्यू 3 आएगा, इसको आयनाइज करेंगे तो आई 5 में टूटेगा, दैट मीन्स 5 से ज़्यादा इसमें टूटेंगे तो आई की वैल्यू 3 आएगा। आंसर कौन सा बन जाएगा, ए आंसर इसका राइट होगा। तो जितने आयन में टूट रहा है वही उसका आई होगा, और जितना ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका उतना ज़्यादा होगा। 46 क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, फाइंड द मोलैरिटी। तो CuS को अगर आयनाइज करो, Cu पे +2 चार्ज सल्फाइड आयन, ये NCERT का ही क्वेश्चन है। तो KSP वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो ये जो है इसका कंसंट्रेशन S है ना, और इसका भी S आएगा, तो ये क्या बना S²। तो KSP इक्वल टू हुआ S²। तो हमें S पूछा है तो यहाँ से KSP और इसी का रूट। अब KSP की वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर 9 इंटू 10 के पावर -16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 10 के पावर -8 आएगा। इसका जो आंसर बन के आएगा ए आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, 47 क्वेश्चन में मोलैरिटी पूछा है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये केजी में लेते हैं, 1000 यहाँ पर हमने ऐसे कर लिया, ये मोलैरिटी है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर 30% W/W NaOH दिया है, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम होगा और सॉल्वेंट कितना होगा, परसेंटेज है 100 - 30, यहाँ से 70 ग्राम सॉल्वेंट आएगा। बस इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका क्या बन के आएगा, 30 डिवाइड बाई मोलर मास NaOH का 40 होता है इंटू 70 इंटू केजी में चाहिए, तो यहाँ से कितना आएगा 10.7, ये मोलैरिटी आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा, सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 48 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच आर फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है भाई, सॉलिड सॉल्यूशन। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो गैसियस या सॉलिड सॉल्यूशन से ही आएगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन का मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। तो इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड ही होगा। इसमें जो एग्जांपल की मैं बात करूँ अगर, तो गैस का सॉलिड में उसमें जो NCERT में पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन गैस, कोई भी कैटलिस्ट आप ले लीजिए, ये इसका एग्जांपल है। लिक्विड का गैस में तो कोई भी मेटल का अमलगम, जैसे जिंक अमलगम हो गया, सोडियम अमलगम हो गया, तो ये मरकरी जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सॉलिड का, तो जितने भी एलॉय होते हैं, एलॉय में जैसे कॉपर एंड जिंक, ये किसका होता है, ब्रास का होता है। हम ब्रॉन्ज ले सकते हैं, ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टिन होता है। इसके अलावा जर्मन सिल्वर ले सकते हो, कॉपर जिंक और निकेल होता है ना, और कॉपर और गोल्ड भी ले सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो इसमें एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन PD, सॉलिड सॉल्यूशन का पूछा है, तो यही यहाँ पर आंसर जो बन के आएगा, ये आंसर ही राइट है इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ए। बाकी कैम्फर इन नाइट्रोजन, तो ये
कैम्फर कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये जो एग्जाम्पल है सॉलिड का गैस में है, मतलब गैसीय सोल्यूशन है। अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो मर्करी है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और मेटल जो है वो सॉलिड है। हमें सॉल्यूट गैस पूछा हुआ है ना। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन को वाटर में करो, ये तो लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। 49 क्वेश्चन में क्या दिया है, विच है 3 एक्वस सोल्यूशन NaCl ABC दिया है। कंसंट्रेशन अलग दे, वेंट ऑफ फैक्टर पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या पढ़ा है आपने, ICRT। यहाँ पर आई की वैल्यू सेम होगी, NaCl है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड है ना। तो पाई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। ओके, इसमें हमें और आई की वैल्यू पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हमें वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेशन देखना है, तो आई वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा। दैट मीन्स का जो आंसर बन के आएगा बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, 50 क्वेश्चन की बात किया जाए, 50 क्वेश्चन में क्या दिया है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें 3 कंडीशन आपने पढ़ा होगा, वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहला कंडीशन ये है कि अगर ई एक्सटर्नल लेस देन 1 पॉइंट इतना वोल्ट हो, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट। एनोड जो जिंक है वो डिजोल्व होगा, और कॉपर जो बना है वो डिपोजिट होगा, है ना। दूसरा कंडीशन आता है अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट हो जाए, तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट, ठीक है, नो रिएक्शन। और तीसरा जो कंडीशन है, ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1 पॉइंट इतना वोल्ट हो जाए, इसको ई नॉट सेल भी बोल सकता है ना, या फिर EMF भी बोल सकता है जिंक एंड कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो इस केस में सारी कहानी उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स एनोड अगर कैथोड है, तो एनोड किसका बना है, जिंक का, कॉपर इसका बना है, तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर, कॉपर जो होगा वो डिजोल्व होगा, है ना, और जिंक जो होगा वो डिपोजिट होगा। ओके, इसका आंसर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर रहे हैं। दैट मीन्स इसका जो आंसर बन के आएगा 50 का जो आंसर होगा, सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, सी आंसर राइट आंसर है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन को डिटेल में पूरा डिस्कस किया है, और आपको अगर सेट बना रहे हो, 8वां सेट ये है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। और अगर बोर्ड के MCQ आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, यही एक बेस्ट वे है MCQ में मार्क्स ऑब्टेन करने का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 9th पेपर सेट के साथ। थैंक यू।